यह साफ स्पष्ट हो गया कि उसके माँ बाप फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। फ्लोरेंस साधारण सी लड़की थी, भद्दे पैर, मुंह जो सदा बकबक किए रहता था। लेकिन बेंजी को खास होशियार लड़की नहीं चाहिए थी, जैसा कि वह स्वयं दिखने में लगता था। उसे एक ऐसी औरत चाहिए थी जो उसे मुर्गियां पालने में सहायता करे। कुछ ही दिन बाद उसने बताया कि वह और फ्लोरेंस शादी करने वाले हैं। उसके माँ बाप इस समाचार के लिए तैयार नहीं थे, जैसे कि पासबुक वाली घटना में या जमीन वाले मामले में हुआ। उनकी आशाओं से एकदम उल्टा हुआ था। शादी करोगे? क्या तुम दोनों जैसे हो वह ठीक नहीं है? क्या तुम्हें सोचने समझने का अवसर नहीं चाहिए? शादी करने के बाद तुम रहोगे कहाँ? यहीं, बेंजी बोला। और उस शरद ऋतु में अपने उम्र के 40वें साल के अंत में बेंजी घर में फ्लोरेंस को पत्नी के रूप में ले आया। वह बोला, हमें सामने का जो है बेडरूम चाहिए। जीवन भर उसके माता पिता इसी कमरे में सोते आते थे। अब उन लोगों ने इसे खाली कर दिया और पीछे रहने चले गए। यह बात उनको गहरे रूप में आघात कर गई। लेकिन चूंकि ये घर अब बेंजी का था और बेंजी ने ही उन्हें पीछे जाने को कहा, वे बिना किसी प्रतिरोध के चले गए। त्याग की उनकी कई कहानियों में एक यह भी था। उन्होंने बेंजी को साफ कर दिया, क्योंकि भोले भाले लोगों से समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन लड़की की समस्या कुछ अलग ही थी। ऐसा लगने लगा कि लड़की जल्द ही बेंजी को उनसे दूर कर देगा। घर में वातावरण झगड़ालू होने लगा। घर में भेदभाव, विभाजन साफ दिखाई देने लगा। आखिर विभाजन हो ही गया। उसके पहले तक चारों लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एकाएक बेंजी की माँ को फ्लोरेंस का सॉस पैन जो है उसको साफ करने का तरीका पसंद नहीं लगा। तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें सदा सोडे से धोती हूँ। सोडा मेरे लिए साफ रहा है, हरदम रहेगा। जब बेंजी ने दोनों के इस तकरार को सुना तो एक आसान सा समाधान पेश कर दिया और बोला, अब से तुम रसोई में खाओगी और हम लोग अलग कमरे में खाएंगे। अब जाड़ा भर बेंजी पत्नी के साथ घर के एक हिस्से में रहा और उसके माँ बाप दूसरे हिस्से में। बूढ़े लोगों को दिन अब लंबे लगने लगे और जब वे बाहर जमीन की ओर देखते तो उन्हें कारण समझ में आता था। जहाँ पहले भूरी खाली जमीन होती या मटर के पौधों की कतारें होती, गेहूं के कुछ पौधे होते, वहाँ अब बेंजी के मुर्गियों के दड़बे थे, मतलब इंक्यूबेटर लगे हुए थे। जमीन तो अब भी वही की वही थी, लेकिन अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। हल, घोड़ी, गाड़ी तथा कुछ औजार बरामदे में खड़े रखे हुए थे। अब और स्पष्ट था कि बिना जमीन के वे अब फालतू लग रहे थे। जाड़ा जैसे जैसे बढ़ता गया, चारों लोग ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहने लगे। घर के भीतर का विभाजन अब स्पष्ट हो गया था। दोनों औरतें सीढ़ियों पर सामने से गुजरती तो घृणा से एक दूसरे को देखते हुए निकल जाती, कुछ बोलती नहीं। जब बेंजी के पिता रविवार को प्रवचन देने के लिए निकलते तो वे धीमे चलते, टूटे हुए लगते। केवल बेंजी था जो बेअसर दिखता था। मतलब पिता किस ढंग से चल रहे हैं, चेहरे पर क्या भाव है, उसके प्रति वह उसकी कोई भावनाएं नहीं थी। अपनी मुर्गियों में वह उलझा रहता था। लगता कि
सामान्य जन की जैसी भावनाएं उसे प्रभावित नहीं कर पा रही। उसका चेहरा अब भी भोला भाला था, पर अंत में फैसला बेंजी ने ले ही लिया। माता पिताजी, बेहतर है आप लोग कहीं और जाकर रहें। बेंजी उन लोगों ने बोले, बेंजी बहुत अच्छा रहेगा, अब आप चले ही जाएं। यह घर अब हम लोगों का है, यह हमें चाहिए, मैंने इसे खरीदा है। बेंजी हम जा नहीं सकते, माँ बोली। कोई जगह नहीं जहां हम जा सकें, कोई जगह नहीं है मेरे लिए। बेंजी ने चिल्लाकर कहा, आपको जाना पड़ेगा। जब बेंजी चिल्लाया तो पहले के मुकाबले और अच्छी तरह से समझ में आया कि बेंजी अभी होश में नहीं है। उसकी भोली भाली आंखें पागल क्रोध से शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था। वे समझ गए कि भोला भाला बेंजी अपने कृत्य के लिए पूर्णतः जिम्मेवार नहीं है, पर जिस तरह बेंजी उन पर क्रोध दिखाया वे भी डर गए। ठीक है, हम लोग किसी तरह चले जाएंगे, उन लोगों ने बोला। हफ्ते भर बाद ही बेंजी माँ बाप को गाड़ी से लेकर शहर आया। अब उसके पास छोटा फॉर्ड वैन था, फॉर्ड वैन गाड़ी थी। माँ बाप के साथ गाड़ी में बैठा, वह चेहरे पर पूरी तरह से भावना शून्य था। कोई माता पिता के प्रति आसक्ति तो बिल्कुल बहुत दूर हो गई थी। स्पष्ट था कि उसे स्नेह का, हताशा का अर्थ भी नहीं समझ में आता था। वह बाल सुलभ भोलेपन से, चेहरे से लगता कि इसे भोलेपन से वह बतियाता और सोचता था। आप लोग लॉज में आराम से रहेंगे, आप लोग खुद से अच्छी तरह रह लेंगे। वे लोग कुछ और नहीं कहे। वे लोग ठगे से रह गए। लगते थे कि आज तो मैं ठगा महसूस कर रहा हूँ, अपनी संपत्ति भी नहीं रही। दुख से घिरे लग रहे थे। वे चुपचाप सुन रहे थे और चूंकि 40 वर्षों से वे मानते आए थे बेंजी दिमाग का कमजोर है, वे अंतिम बार छूट गए। शहर पहुंचकर गाड़ी सड़क पर वहां रुकी जहां घर थे। बेंजी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। माँ बाप के सामान, जो उनके सामान थे, पहले ही भेजे जा चुके थे। वे खाली हाथ गाड़ी से उतरे। वे फुटपाथ पर खड़े थे। बेंजी ने उनसे कहा भावना शून्य चेहरे से, और फिर गाड़ी से लौट गया। वैन जब जा चुका था तो वे दोनों फुटपाथ पर खड़े थे, जमीन पर ताक रहे थे। वे इस तरह खड़े थे मानो किसी अपरिचित जगह पर उतर गए हों, पता नहीं कि क्या करें। कभी उनके पास जमीन हुआ करती थी, अब उनके चेहरों को देखकर यह कहना कठिन था कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। वह भी अब हाथ से निकल गई थी।